साथियों, अपराध की दुनिया की एक कहावत है, पुलिस केस को भूल सकती है पर फाइलें कभी नहीं भूलती। लेकिन फाइलों में जान तभी आती है जब कोई उन्हें खोलने की हिम्मत दिखाता है। जहां एक पुराने केस की धूल झाड़ते ही एक ऐसा सच निकला जिसने सबको हैरान कर दिया। 2012 की तपती दोपहर में कर्नाटक के पुत्तूर पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड रूम भी कुछ ऐसी ही कहानियों को सीने से लगाए बैठा था। अलमारियों पर धूल की इतनी मोटी परत थी कि मानो किसी ने सालों से इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन उस दिन स्टेशन का माहौल बिल्कुल अलग था। नए एसएसपी एसडी शरणप्पा ने कार्यभार संभालते ही वो काम किया जो आमतौर पर पुलिस महकमे में जिसे सरदर्दी माना जाता है। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मेज पर हाथ पटकते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, मुझे वो सारे केस चाहिए जो फाइलों में मर चुके हैं। अक्सर नए अफसर अपनी चमक दिखाने के लिए नई वारदातों पर फोकस करते हैं, लेकिन शरणप्पा को अनसुलझे यानी कि अनसोल्ड मामलों में दिलचस्पी थी। उनका मानना था कि एक अधूरा केस पुलिस की वर्दी पर लगे उस दाग की तरह है जिसे वक्त नहीं सिर्फ नतीजे धो सकते हैं। पुलिस कर्मियों के चेहरे उतर गए। पुराने केस का मतलब था ना सुराग, ना गवाह और ना ही कोई आसान रास्ता। इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, इंस्पेक्टर सुरेश कुमार। सुरेश उन पुलिस वालों में से नहीं थे जो सिर्फ ड्यूटी करते थे, उन्हें कहानियों के पीछे छिपे किरदारों को ढूंढने का शौक था। जब बाकी लोग पुरानी फाइलों से बच रहे थे, तब सुरेश कुमार रिकॉर्ड रूम के उस अंधेरे कोने में जा पहुंचे जहां सफेद फाइलों का रंग पीला पड़ चुका था। उन्होंने एक के बाद एक कई फाइलें पलटी। डकैती, चोरी, झगड़े, सब कुछ रूटीन लग रहा था। लेकिन तभी एक भारी फटी हुई फाइल उनके हाथ लगी। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसकी पहली लाइन ने ही उनका ध्यान खींच लिया। सुरेश कुमार वहीं जमीन पर बैठ गए। 11 साल पहले एक व्यापारी गायब हुआ, उसकी लाश मिली, मैनेजर का नाम सामने आया और फिर अचानक सब कुछ थम गया। कातिल जैसे मानो हवा में कहीं गायब हो गया था। 11 साल तक उस अपराधी ने पुलिस को छकाया था। सुरेश कुमार को लगा जैसे वो फाइल उनसे बात कर रही है। उन्हें समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक चैलेंज है जो पिछले एक दशक से पुत्तूर पुलिस को चिढ़ा रहा है। उन्होंने फाइलों को सीने से लगाया और बाहर निकल आए। सहकर्मियों ने मजाक भी उड़ाया, सुरेश गड़े मुर्दे उखाड़कर क्या मिलेगा। सुरेश कुमार ने धीमे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुर्दे तभी तक खामोश रहते हैं जब तक कोई उनसे सवाल पूछने वाला ना मिले। इस फाइल की खामोशी अब टूटने वाली है। उन्हें नहीं पता था कि ये एक फाइल उन्हें अगले 2 साल तक सोने नहीं देगी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कातिल को पकड़ने के लिए उन्हें किसी हाईटेक लैब की नहीं बल्कि एक क्रिकेट मैदान और एक पैटर्न की तलाश करनी होगी। लेकिन उस पल सुरेश कुमार के लिए इन्वेस्टिगेशन का पहला चैप्टर शुरू हो चुका था। धूल झाड़ना और यकीन करना कि सच आज भी कहीं ना कहीं पर सांस ले रहा है। साथियों, कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जून 2001 दक्षिण कन्नड़ के पुत्तूर में मानसून ने दस्तक दे दी थी। आसमान से गिरती बारिश ने सड़कों को गीला कर दिया था, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर का माहौल किसी और वजह से गर्म था। एक महिला, मल्लिका राय, अपनी साड़ी का पल्लू हाथों में भींचे हुए ड्यूटी ऑफिसर के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज में एक थरथराहट थी जिसे सिर्फ एक डरा हुआ इंसान ही दिल में महसूस कर सकता है। उसने पुलिस को बताया कि उसके पति विश्वनाथ राय पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं लौटे हैं। पुलिस के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर व्यापारी काम के सिलसिले में बाहर रुक जाते हैं, लेकिन मल्लिका का तर्क ठोस था। वो कभी भी बिना फोन किए कहीं पर भी नहीं रुकते हैं। मल्लिका ने बताया कि 7 जून को विश्वनाथ राय अपने मैनेजर विश्वनाथ सेठी के साथ बेंगलुरु के लिए निकले थे। उन्हें दुबई से आई किसी बड़ी पार्टी से मिलना था। 8 जून को जब मल्लिका ने अपने पति को फोन किया तो फोन बंद मिला। उसने मैनेजर शेट्टी को कॉल लगाया। शेट्टी ने फोन भी उठाया, लेकिन जैसे ही मल्लिका ने अपने पति के बारे में पूछा, तभी शेट्टी ने फोन को काट दिया। दूसरी बार कॉल किया, फिर फोन को काट दिया। तीसरी बार फोन किया तो सीधा शेट्टी ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया।
यही वो पल था जब शक का पहला बीज बोया गया। पुलिस ने अभी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी ही थी कि 11 जून को एक कॉल आती है। पास के एक सुनसान इलाके से एक लाश मिलती है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मंजर बहुत ज्यादा खौफनाक था। लाश कई दिन पुरानी थी, चेहरा इस कदर बिगड़ चुका था कि उसे पहचानना ही मुश्किल था। जेबें खाली थी, कोई बटुआ नहीं था, कोई आईडी कार्ड नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने पहचान मिटाने का पूरा इंतजाम किया था। तभी एक कांस्टेबल की नजर मृतक की शर्ट के कॉलर पर पड़ी। वहां एक छोटा सा सफेद रंग का टेलर का टैग लिखा था, जिस पर हाथ से लिखा था सिंधु पुत्तूर 2376। ये छोटा सा धागा ही इस केस की पहली और सबसे बड़ी लीड बनने वाला था। पुलिस ने तुरंत सिंधु पुत्तूर नाम की दुकान का पता लगाया। वहां के रजिस्टर खंगाले गए और पता चला कि ये शर्ट विश्वनाथ राय के नाप की है। जब मल्लिका को मोर्चरी ले जाया गया तो उसने कपड़ों को देखते ही चीख मारी और चिल्लाकर कहा, ये तो मेरे ही पति हैं। अब केस मिसिंग से बदलकर मर्डर में तब्दील हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी थी कि सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। अब पुलिस के पास एक रास्ता साफ था, उस आदमी को ढूंढो जो आखिरी बार विश्वनाथ राय के साथ था। लेकिन जब पुलिस मैनेजर विश्वनाथ शेट्टी के घर पहुंचे तो वहां पर बिल्कुल सन्नाटा था। शेट्टी अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर न जाने कहां गायब हो गया था। पुलिस ने उसके साथी सुभाष चंद्रा को दबोच लिया, जिसने पूछताछ में वो सब कुछ उगल दिया जो कातिल ने छिपाने की कोशिश करी थी। सुभाष ने पुलिस को बताया कि शराब के नशे में बहस हुई थी। शेट्टी को गुस्सा आया और उसने लोहे की राड से राय साहब का सिर कुचल दिया। पुलिस को लगा कि केस सुलझ गया है, बस अब शेट्टी को पकड़ना बाकी था। पर उन्हें नहीं पता था, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो बाकी शब्द उन्हें 13 साल तक इंतजार करवाएगा। कातिल ने अपनी पहचान, अपना शहर और अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन वो अपनी एक छोटी सी आदत को नहीं बदल पाया और वही आदत उसे सलाखों के पीछे ले जाने वाली थी। वक्त के पास एक अजीब सी ताकत होती है, ये घावों को भर देता है और गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। 2001 से 2013 के बीच 12 साल बीत चुके थे। इन सालों में दुनिया भी बदल गई थी, तकनीक भी बदल गई थी, लेकिन पुत्तूर की उन धूल भरी गलियों में विश्वनाथ शेट्टी का नाम अब सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गया था। लोग मान चुके थे कि या तो ये आदमी मर चुका है या फिर ये कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, उनकी आंखों की नींद गायब थी। वो जानते थे कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपनी जड़ों को पूरी तरह से नहीं काट सकता। उन्होंने फाइल को एक और नजरिए से पढ़ना शुरू किया। उनकी नजर एक छोटी सी बात पर जाकर ठहर गई। विश्वनाथ शेट्टी की पत्नी। शुरुआती सालों में वो महिला हर हफ्ते थाने आती थी, रोती थी और अपने पति की तलाश की गुहार लगाती थी। लेकिन फिर अचानक उसने आना बंद कर दिया। उसने पूछना ही छोड़ दिया। सुरेश कुमार के दिमाग में घंटी बजी। एक पत्नी अपने पति के बारे में पूछना तभी बंद करती है जब या तो उसे यकीन हो जाए कि वो मर चुका है या फिर उसे पता हो कि वो जिंदा है और सुरक्षित है। सुरेश कुमार ने सीधे उस महिला से पूछताछ करने के बजाय छाया की तरह उसका पीछा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने 2 युवा कांस्टेबल को सादे कपड़ों में शेट्टी के गांव में भेज दिया। उनका काम जासूसी करना नहीं था, बल्कि वहां के लोगों के साथ घुलना मिलना था। हफ्तों की मशक्कत के बाद कांस्टेबल ने एक दिलचस्प जानकारी दी। शेट्टी का बेटा बड़ा हो चुका है और वो इलाके का एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी भी है। सुरेश कुमार ने सोचा, बेटा 17 साल का है, क्या बाप अपने जवान होते बेटे से संपर्क करने का लालच रोक पाया होगा? उन्होंने बेटे के फोन की CDR निकाली, पर वहां पर कुछ नहीं मिला। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुरेश कुमार को अपनी गट फीलिंग पर भरोसा था। एक दोपहर गांव के मैदान में एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। शेट्टी का बेटा शानदार बल्लेबाजी कर रहा था। तभी ड्रिंक्स ब्रेक हुआ। वो लड़का अपना किट बैग बाउंड्री के पास छोड़कर पानी पीने चला गया। सादे कपड़ों में तैनात एक पुलिसकर्मी, जो खुद को क्रिकेट प्रेमी बताकर वहां बैठा था, उसकी नजर उस लड़के के बैग पर पड़ी। तभी अचानक बैग के अंदर से एक फोन बजा।
पुलिसकर्मी ने ध्यान से देखा, बैग के कोने में एक पुराना सा फोन रखा हुआ था और दूसरे कोने में एक स्मार्टफोन था। धमाका यहीं हुआ। पुलिस के रिकॉर्ड रूम में उस लड़के का सिर्फ एक नंबर दर्ज था, तो फिर यह दूसरा फोन आखिरकार किसका था और इसे इतने गुप्त तरीके से किट बैग के अंदर क्यों रखा गया था? सुरेश कुमार को समझ आ गया था कि उन्होंने उस अदृश्य तार को छू लिया है जो पिछले 15 सालों से पुलिस की पहुंच से बाहर था। मैच खत्म हुआ। पुलिसकर्मी ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में लड़के से दोस्ती बढ़ाई और बातों बातों में उस लड़के से दोनों फोन नंबर ले लिए। लड़के ने बिना किसी शक के वो सीक्रेट नंबर भी दे दिया। जब उस नंबर की 12 महीने की कॉल डिटेल्स सुरेश कुमार की मेज पर आई तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उस नंबर पर दिन भर में सैकड़ों कॉल नहीं आते थे, बल्कि वहां एक पैटर्न था। हर 2 महीने में सिर्फ एक कॉल आती थी और वो भी कम से कम 20 मिनट लंबी चलती थी। उस कॉल की लोकेशन आ रही थी तमिलनाडु का इरोड इलाका। सुरेश कुमार ने फाइल बंद करी और अपने साथी से कहा, साथियों पैकिंग कर लो, 13 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। राज अब इरोड के जंगलों में छिपा बैठा है। इरोड, तमिलनाडु, पुत्तूर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर जहां की भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, जहां की भीड़ में खो जाना बहुत आसान था। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच चुके थे। उनके पास केवल एक धुंधली पुरानी तस्वीर थी और वो सीक्रेट मोबाइल लोकेशन जो बार बार एक ही इलाके की तरफ इशारा कर रही थी। टीम ने सादे कपड़ों में स्थानीय बाजार और गलियों में छानबीन शुरू कर दी। सुरेश कुमार हर किसी को वो 13 साल पुरानी फोटो दिखाते हुए पूछता रहा, क्या आपने इस आदमी को देखा है? लोग सिर हिलाकर मना कर देते। आखिरकार 13 साल में चेहरा बदल जाता है, उम्र की लकीरें आ जाती हैं। तभी बाजार में एक स्थानीय दुकानदार रुका। उसने फोटो को गौर से देखा, चश्मा साफ किया और मुस्कुराकर बोला, अरे ये तो राज साहब हैं, राज फाइनेंस वाले, बहुत ही भले आदमी है। यहीं पास में ही अपनी फाइनेंस की कंपनी चलाते हैं। सुरेश कुमार के शरीर में मानो बिजली सी दौड़ गई थी। नाम बदल चुका था, पहचान बदल चुकी थी, यहां तक कि वो शहर का एक प्रतिष्ठित नागरिक बन चुका था। लेकिन गुनाह के निशान कभी पूरे तरीके से नहीं मिटते। पुलिस की टीम उस पते पर पहुंची जिसे दुकानदार ने बताया था। एक छोटा सा दफ्तर जिस पर बोर्ड टंगा था, राज फाइनेंस। सुरेश कुमार ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाइए। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वही आदमी बैठा था। बाल थोड़े सफेद हो चुके थे, चेहरे पर अब डर नहीं था जो 2001 में रहा होगा, लेकिन आंखें वही थी। सुरेश कुमार ने सीधे आंखों में देखा और कन्नड़ में धीरे से कहा, विश्वनाथ सेठी, पुत्तूर चले। वो नाम सुनते ही राज साहब के हाथ से पेन गिर गया। 13 साल का बनाया हुआ किला एक पल में ही ढह गया। उसने कोई विरोध नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया। उसने बस एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता था एक दिन तुम लोग जरूर आओगे। उसे तुरंत हिरासत में लिया गया और वापस पुत्तूर लाया गया। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। शेट्टी ने बताया कि मर्डर के बाद वो पहले केरल भागा, जहां एक रबर फार्म हाउस में उसने मजदूरी करी। फिर वो तमिलनाडु पहुंचा, अपनी कन्नड़ पहचान छोड़ी और तमिली सीखी। धीरे धीरे उसने राज के नाम से एक फाइनेंस कंपनी खड़ी करी और वहीं पर शादी भी कर ली। लेकिन वो अपने सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं जीत पाया, वो थी ममता। उसने कबूल कर लिया था कि वो हर 2 महीने में अपने बेटे को फोन करता था। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे वो खुद परफेक्ट समझता था। वो कभी खुद कॉल रिसीव नहीं करता था, हमेशा एक गुप्त सिम से कॉल करता था और लंबी बात करने के बाद उस सिम को निकालकर फेंक देता था। उसे लगा था कि 2 महीने का अंतराल पुलिस को कभी शक नहीं होने देगा, लेकिन वो भूल गया था इन्वेस्टिगेशन में पैटर्न ही सबसे बड़ा सबूत होता है। 2014 में उसकी गिरफ्तारी हुई और 7 साल लंबे चले ट्रायल के बाद 2021 में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा, ये केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि 13 साल तक न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाने की सोची समझी गई साजिश है। आज विश्वनाथ शेट्टी जेल की सलाखों के पीछे है,
इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने साबित कर दिया कि फाइलें भले ही अलमारियों में धूल खा रही हों, लेकिन अगर किसी अफसर की नीयत साफ हो तो कानून के लंबे हाथ पाताल से भी अपराधी को खींच लाते हैं। 13 साल, एक मर्डर, एक सीक्रेट फोन और एक क्रिकेट मैच। इस कहानी का अंत वही हुआ जो हर अपराधी का होता है, क्योंकि वक्त भले ही बदल जाए पर न्याय की तराजू हमेशा बराबर रहती है। पूरी कहानी अब मुकम्मल हो चुकी है। तो साथियों, ये था आज का पुत्तूर केस। तो जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक हमारा इंतजार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।